हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते के पहली क्लास और पहली खबर को देखेंगे। ये न्यूज़ बच्चे आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी जब ये चर्चाओं में रही थी। दोबारा से ये चर्चाओं में है तो इसे एक बार देख लेते हैं और किस स्टेट से रिलेटेड है, क्या है ये जो टॉपिक है। ये जो न्यूज़ है ये आर्ट एंड कल्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसकी दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी स्टेट न्यूज़ होती है उसकी दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में ही छोड़ करके मैंने इसे जो है राष्ट्रीय स्तर के खबरों में डाला है। ठीक है, तो बच्चे अभी त्रिपुरा एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, बहुत छोटा सा स्टेट है। यहाँ पर एक छात्र संघ है जिसे कि TSF कहा जाता है। इसके जो मेंबर हैं या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा पाठ्य पुस्तकों और आधिकारिक कार्यों में कोक बोरोक चीनी तिब्बती भाषा है, इसके लिए रोमन लिपि को शामिल करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो कोक बोरोक भाषा विरोध जो है देखने को मिला है। जो मेघालय है, मेघालय की जो विधानसभा है उसके बाहर इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद में जो है जो मेघालय की पुलिस है उनके द्वारा इन्हें डिटेन किया गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस बच्चे जो विरोध प्रदर्शन है ये ऐसा नहीं कि पहली बार जो है इस भाषा के लिए लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, पहले भी इस भाषा के लिए विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट याद रखिएगा, त्रिपुरा स्टेट है। और मांग क्या की जा रही है कि जो लैंग्वेज है कोक बोरोक भाषा, इस भाषा के लिए अभी जो लिपि चलती है वो देवनागरी लिपि में या तो इसे लिखा जाता है। ठीक है, और नहीं तो एक और आपकी लिपि है उसमें जो है इसे आपका पढ़ा जाता है, समझा जाता है। लेकिन जो कोक बोरोक भाषा के जो लोग हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि इस भाषा को रोमन लिपि में जो है आपका पढ़ा जाए, लिखा जाए और उसको जो है शामिल किया जाए पाठ्य पुस्तकों में भी और जो ऑफिशियल काम होते हैं उसमें भी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस भाषा के बारे में हम लोग देखेंगे, त्रिपुरा स्टेट के बारे में देखेंगे कि त्रिपुरा में कितनी इंपॉर्टेंस है इस भाषा को लेकर के। ठीक है, क्यों जो है विरोध प्रदर्शन इतने टाइम से देखने को मिल रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। देखिए बच्चे, लिपि और लेखन की अगर हम बात करें तो कोक बोरोक में मूल रूप से कोलोमा लिपि, ये है मूल रूप से लिखने वाला जिसमें ये पाई जाती थी या फिर लिखी जाती थी, ये थी कोलोमा लिपि। ठीक है, कोलोमा लिपि का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसके कोई स्थानीय लिपि नहीं है और इसे बंगाली लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, याद रखना, देवनागरी नहीं, बंगाली, इसे जो है बंगाली लिपि में लिखा जाता है। अब क्या हुआ बच्चे, जब भाषा जो है आपकी कैसे गायब होती हैं, आप अपने आसपास भी देखें तो जो हम जिन भाषाओं को बोलते हैं लार्ज स्केल पे, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उनके अलावा भी हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं वो भी धीरे धीरे गायब हो रही हैं, क्योंकि उनको बोलने वाले लोग, उनको इस्तेमाल करने वाले लोग अब कम हो रहे हैं संख्या में, है ना। वही इस भाषा के साथ में भी है कि जो कोलोमा लिपि है, क्योंकि उसको जानने वाले, पहचानने वाले लोग जो है उसको कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोलोमा लिपि तो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब जो है कोक बोरोक जहां पर भी इस्तेमाल होती है वो बंगाली भाषा में लिखी जाती है, सॉरी बंगाली लिपि में लिखी जाती है ना। तो इसका ही विरोध प्रदर्शन है कि बंगाली लिपि में नहीं, इसे जो है रोमन लिपि में, क्योंकि इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब जो ओरिजिनल ट्राइब है, वो ये चाहते हैं कि इसे जो है रोमन लिपि में जो है एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कोलोमा लिपि जो है इसकी ओरिजिनल लिपि है। उसके बाद है मान्यता। कोक बोरोक को 1979 में त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। त्रिपुरा की 23.97% आबादी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये जो है भाषा बोली जाती है और ये बंगाली के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो त्रिपुरा में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो जिस भाषा को लोग जानते हैं वो बंगाली है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो है आपकी कोक बोरोक है ना। तो ये जो है इसलिए बच्चे आपका इंपॉर्टेंस है क्योंकि बोलने वाले लोग ज़्यादा है। हालांकि बोलने वाले अधिकतर जो जातियाँ हैं वो ट्राइबल है, ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन फिर भी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो पूरी जो त्रिपुरा की पॉपुलेशन है उसमें जो है 23.97% जो है इतने लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। अगला है रोमन लिपि का प्रयोग। अब जैसे रोमन लिपि की जो है इसको रोमन लिपि में लिखने की मांग हो रही है। ठीक है, तो इसका प्रयोग का क्या औचित्य है या फिर हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो क्या जो है आपका इसमें सिग्निफिकेंस है। जनजातीय समूहों के द्वारा पसंद की जाने वाली कोक बोरोक लिपि को दशकों से रोमन लिपि में लिखा जाता रहा है। ठीक है, तो अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की दृष्टि से देखेंगे तो उनके लिए मतलब अब ये वाली जो लिपि है वो तो काफ़ी
काफ़ी पहले गायब हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो माना गया है या ऑफिशियल है वो आपका क्या है कि बंगाली लिपि में लिखी जाती है। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि हम जिस लिपि में इसे जानते हैं, पहचानते हैं, पढ़ते हैं, ये उसी लिपि में जो है ऑफिशियली इसे इंक्लूड किया जाए ना। और वो लिपि कौन सी है? वो है रोमन लिपि। और ऐसा नहीं कि आज की ही कम्युनिटी इसे कह रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बच्चे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस भाषा को रोमन लिपि में ही जानते हैं, लिखते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद है कोकबोरोक। बोरोक लोग की मातृभाषा है। त्रिपुरी और त्रिपुरा में आदिवासी समुदाय जिनमें से देव बर्मा है, रियांग है, जमातिया है ना, तो ये सारी की सारी जो है कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटीज़ हैं जिनकी ये मातृभाषा है या फिर जो इस भाषा को बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा में जो है आपका एक तो बोरोक लोग हो गए, बोरो कम्युनिटीज़ हो गई, उसके अलावा जो है आपका देव बर्मा है, रियांग है और आपकी जमतिया है। ये कम्युनिटीज़ हैं जो कि इस भाषा को बोलते हैं। अब बच्चे स्टेट की बात हो रही है, त्रिपुरा की बात हो रही है, तो त्रिपुरा को थोड़ा सा मैं आपको नक्शे में दिखा दूँ। ये नॉर्थ ईस्ट का वो राज्य है जिसके बारे में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उसमें आपका उत्तर आता है कि त्रिपुरा है, ठीक है। अगर आप त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा के बच्चे आप पूर्व में देखिए बांग्लादेश है, दक्षिण में देखेंगे आप बांग्लादेश है, ठीक है, पश्चिम में भी देखेंगे तो आपका बांग्लादेश है। उत्तर में जो है 2 भारतीय राज्यों के साथ में बाउंड्री बना रहा है। एक आपका यहाँ पे है असम और यहाँ पे जो है आपका असम के नीचे जो है आपका यहाँ पे है मिजोरम, ठीक है। तो असम और मिजोरम ये जो है आपका कह सकते हैं इसे उत्तर पूर्वी है, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो बाउंड्री है उसमें से ऊपर वाली जो उत्तर वाली बाउंड्री है वो असम के साथ में बन रही है और जो निचली वाली जो बाउंड्री है वो मिजोरम के साथ में बन रही है ना। बाकी 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो त्रिपुरा के बारे में बच्चे इतना याद रखना। और इसकी जो कैपिटल आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है अगरतला में, बिल्कुल बांग्लादेश से बाउंड्री, बांग्लादेश की बाउंड्री से बच्चे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगरतला, ये जो है आपका अगरतला है, ठीक है। तो ये त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा। और त्रिपुरा से रिलेटेड ये आपकी न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी न्यूज़ है। एक छोटा सा प्रश्न ही आपके लिए बन जाएगा कि जो कोकबोरोक लैंग्वेज है वो कहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है, कहाँ की जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। उसमें आपको आंसर याद रखना है कि त्रिपुरा के लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है 8th पे कमीशन से रिलेटेड। आप लोगों को ये खुशखबरी तो मिल गई होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन सरकारी नौकरियों के प्रति जो है वो मिल रहा है इस खबर से, ठीक है। खबर क्या है बच्चे? अभी जो सैलरी मिल रही है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो 7th पे कमीशन जो आपका 2016 में लागू हुआ था उसके बिहाफ में, उसके आधार पर मिल रही है ना। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। याद रखिएगा, अभी सिर्फ आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, कमीशन एनालिसिस करेगा, ठीक है, सभी चीज़ों को देखेगा, उसके बाद में अपनी सिफारिशें जो है वो सरकार केंद्र सरकार को देगा, उसके बाद में 2026 में जाकर के वो सिफारिशें लागू होंगी, ठीक है। तो बच्चे ऑब्वियस बात है, ये होता है, आप किसी भी पे स्केल किसी भी पे कमीशन के साथ में देखेंगे तो जो सैलरीज होती है ना उस पर फर्क पड़ता है। क्यों पड़ेगा? क्योंकि महंगाई की जो दर है वो भी तो बढ़ रही है। तो जब महंगाई की दर बढ़ रही है तो लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे, लोगों के खर्चे महंगे होंगे। इसीलिए जो है जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी जो है आपका ये सुविधा दी जाती है कि महंगाई दर बढ़ने के साथ में उनका जो वेतन और भत्ता है वो भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ये जो है खुशखबरी है एक तरीके से, जो सरकारी नौकरी में अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने कैरियर बनाना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए ना। तो बच्चे ये जो है आपका हुआ है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी 2025 से ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसके जो पुराना, इससे पहले जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो आपका 7th पे कमीशन है। 7th पे कमीशन के बारे में भी याद रखिएगा। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी, ठीक है। तो अभी जो है गठन की मंजूरी दे दी गई है। एक पैनल बनेगा, एक कमीशन बनेगा, कमीशन जो है अपना काम करेगा, अपनी जो है सिफारिशें केंद्र सरकार को भेजेगा और केंद्र सरकार जो है फिर उन सिफारिशों में से कुछ को जो है इम्प्लीमेंट करेगा आगे आने वाले साल में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गया बच्चे आपका 7th पे कमीशन। अब ये चूंकि न्यूज़ एक बड़ी न्यूज़ है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 7th पे कमीशन बना था इसे किसके द्वारा हेड किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 7th पे कमीशन बच्चे आपका बना था ना, ये आपका हेड किया गया था जस्टिस अशोक कुमार माथुर के द्वारा। AK माथुर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है इन्हें। तो 7th पे कमीशन के जो हेड हैं अभी भी, क्योंकि इसी की सिफारिशें चल रही हैं, तो 7th पे कमीशन के जो हेड थे उनका नाम है AK माथुर, ठीक है। और जो आपका 8th पे कमीशन अभी बने
बनेगा, अभी तो गठन की मंजूरी मिली है, बहुत जल्दी ये आपका फॉर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि इसके हेड कौन बने हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बीसीसीआई को लेकर के हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा नियुक्तियों के बारे में पढ़ा है। एक बार मैं आपको पूरी की पूरी रिवाइज भी करवा दूंगी, लेकिन एक नई नियुक्ति के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। देखिए, बीसीसीआई में बच्चे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, ठीक है, बहुत कम आप लोगों ने पोस्ट सुनी होगी। जो बच्चे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो आपके गैर सरकारी हैं, चाहे वो आपके अर्ध सरकारी हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो आपके नियंत्रण बोर्ड होते हैं, इनमें जो है आपका एक पोस्ट होती है। ये मैंडेटरी तो नहीं होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ये पोस्ट जो है भरनी होती है बच्चे। ठीक है, तो एक पोस्ट है, याद रखिएगा, अम्बुड्समैन। ठीक है, बेसिकली कि कोई अगर आपका बोर्ड है तो वहाँ पे जो भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, ठीक है, या फिर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उन लोगों को कैसी जो है उनको किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्या उनको सजा दी जानी चाहिए, इस चीज़ के लिए जो है आपका अम्बुड्समैन होता है बच्चे। ठीक है, तो अम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर जो है आपका नियुक्त किया गया है। और किसे किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, इनका नाम है अरुण मिश्रा। ये अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले बच्चे 2 अपॉइंटमेंट और हुई थी बीसीसीआई में। एक तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं वो चुने गए हैं, नाम है देवजीत सिंह, किया आप लोगों को करंट अफेयर में बताया था। और दूसरा जो है बीसीसीआई का जो कोषाध्यक्ष हैं वो भी आपके चेंज हो गए हैं। ठीक है, ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई ये जो है आपके बने हैं प्रभुतेज सिंह भाटिया। ठीक है, तो PS भाटिया जो है नए कोषाध्यक्ष बने हैं और देवजीत सिंह जो है बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। उसके अलावा ये वाली जो पोस्ट आप लोग देख रहे हैं बच्चे, अम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर, ठीक है, पहली बार देख रहे होंगे तो इसको भी याद रखिएगा, अरुण मिश्रा को बनाया गया है। अगली जो आपकी खबर है ये कहाँ से आ रही है? भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित कर लिया है। ठीक है, ये है बच्चे आपका हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये अगर आप दुनिया भर में देखेंगे सबसे पहले जर्मनी ने बनाई थी, है ना, और अगर एशिया में देखेंगे तो चाइना भी बना चुका है, अब भारत की बारी है। तो बच्चे भारत ने क्या किया है? भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का आउटपुट लगभग 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जिंद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। अभी ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन इंजन बनकर के तैयार है। ठीक है, तो अभी इसे याद रखिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। मैंने आपको पढ़ाया था ना करंट अफेयर में कि 2025 तक जो है, वैसे 2024 के लास्ट में कहा था, लेकिन 2025 में तो बच्चे डेफिनेटली हमारी जो ट्रेन है, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, वो जो है आपकी पटरी पे उतर जाएगी। ठीक है, तो इस न्यूज़ को याद रखिएगा। पहली जो आपकी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ये आपकी कहाँ पे बनी है? तो इसे जो है तमिलनाडु में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ये आपके RRB के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का, कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किधर है? ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो इसे बनाया गया है। और ये जो बच्चे आपका क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसके लिए जो इंजन बनाया गया है, ये जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये बनकर के तैयार है। तो बस अब वही है कि अब इंजन का परीक्षण किया जाएगा, ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद में जो है बहुत जल्दी, बल्कि 2025 में आप मिड 2025 में देख लेंगे कि भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को पटरी पे उतार दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपको न्यूज़ याद रखनी है। उसके बाद अगली न्यूज़ है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। 16 जन, याद रखना इस दिन को। 16 जनवरी 2025 को क्या मनाया गया है? लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे 16 जनवरी 2025 को। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया इसे सेलिब्रेट किया गया नई दिल्ली में। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी थे। ठीक है, तो ये बच्चे
तीनों जो आपकी ये स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं ना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो डेट है 16 जनवरी 2025, पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। दूसरा कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। तीसरा, इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो हमारे जो अभी सीजीआई हैं वर्तमान में, उनको बुलाया गया था, यानी कि मिस्टर संजीव खन्ना जी को बुलाया गया था। उसके अलावा क्या याद रखेंगे, ये दिन जो है क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी विशेषता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन के साथ में भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, हालांकि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना। तो 2013 में जो है आपका ये एक्ट आया था और 2014 में पहली बार जो है इस एक्ट के कुछ हिस्से को इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। लोकपाल बच्चे आपका एक ऐसी पोस्ट होती है, 2 पोस्टें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने यहाँ पे लोकायुक्त को नियुक्त करती है, और जो केंद्र की सरकार होती है वो अपने स्तर पे जो है लोकपाल बनाती है ना। लोकपाल एक इंस्टीट्यूट है, बेसिकली एक पोस्ट नहीं है कि एक व्यक्ति जो है लोकपाल है और वो जो है पूरी इस संरचना को संभाल रहा है ना। तो लोकपाल जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक प्रकार का जो है निकाय है, और इस निकाय का काम क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, खास करके जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार का, उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वाला काम किया जा रहा है और फिर लोगों के द्वारा अगर उसकी शिकायत की जा रही है, तो जो शिकायत की जाती है उनकी जांच करना जो है इसका काम है। ठीक है, तो लोकपाल बच्चे ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कह सकते हैं, या फिर भ्रष्टाचार जो है किस स्तर पर है, कितना है, कौन इसका जिम्मेदार है ना, वो चीज़ें जो है मापने के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। तो 2013 में अधिनियम आया था, 2014 में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये जो आपकी डेट है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट है 16 जैन 2014। ठीक है, 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए बच्चे आपका ये पहला लोकपाल स्थापना दिवस जो है अभी 16 जनवरी 2025 में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा अगर हम अभी वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में जो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जीके का। अगली न्यूज़ आपकी स्टेट से रिलेटेड है। उड़ीसा सरकार की एक घोषणा है। उड़ीसा सरकार ने क्या कहा है बच्चे, जनवरी 2025 में उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को लगभग 20,000 की मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे बच्चे 1975 से लेकर के 1977 तक, 1975 से लेकर के 1977 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। उड़ीसा सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया था। यह लाभ उन सभी पात्र लोगों को प्रदान किया जाएगा जो कि 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखना। ये अपनी तरीके की एक अनोखी पहल आप लोग कह सकते हैं, इनिशिएटिव आप लोग कह सकते हैं ना। तो एक घटना जो कि हमारे पास्ट में हुई थी, हिस्ट्री में हुई थी। ठीक है, 1975 से लेकर के 77 तक जो इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी के दौरान जो भी लोग जेल गए होंगे उनको जो है पहले तो उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, चयन करने के लिए जो है सरकार ने, राज्य सरकार ने समितियां बनाई, जिला स्तर पर बनाई, जिला स्तर के अलावा जो है राज्य स्तर पर समितियां बनाई। फिर समितियों ने क्या किया, उन लोगों को ढूंढ करके निकाला जो इस टाइम पीरियड पे जेल गए थे, उनकी जो है पहचान की गई। उसके बाद में जो है उनके लिए स्कीम है, एक तो उनको हर महीना 20,000 रुपये दिया जाएगा, और दूसरा जो है आपका हेल्थ कवरेज। ठीक है, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसमें जो है आपका हेल्थ कवरेज, यानी कि उनका जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1975 से लेकर के 1977 तक ये आपकी इमरजेंसी लगी थी, और उड़ीसा सरकार ने जो है ये एक अनूठी प्रकार की कह सकते हैं, अलग तरीके की जो है आपके एक स्कीम निकाली है। ठीक है, तो चयन किए गए लोगों को 20,000 रुपये दिया जाएगा और हेल्थ कवरेज भी दिया जाएगा। अब आते हैं छोटी छोटी खबरों पर। जब मैं आपको छोटी छोटी खबरें बताती हूँ तो ये मत सोचना कि छोटी छोटी खबरों को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, छोटी खबरें इग्नोर करने लायक नहीं है बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि सेशन आपका थोड़ा सा और क्रिस्पी बन सके, चीज़ें जो है, नहीं तो हर न्यूज़ को जो है मैं आपको एलिबोरेट करके बता दूंगी। ठीक है, लेकिन हर न्यूज़ को एलिबोरेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पे छोटी खबरें बताई जा रही हैं, जितना बताया जा रहा है उसे याद रखिएगा। जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रही हूँ, उसे जो डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली है, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं,
इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो इंडिया और स्पेन है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा मिल करके, भारत और स्पेन के द्वारा मिल करके क्या किया जाएगा, 2026 को, आने वाला जो साल है उसे दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें कि संस्कृति, पर्यटन और एआई में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, 3 सेक्टर हैं, कौन कौन सा है, एक तो है आपका कल्चर, संस्कृति, एक आपका टूरिज्म, पर्यटन, और एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन 3 सेक्टर को ध्यान में रखते हुए भारत और स्पेन के द्वारा जो 2026 का जो साल है उसे जो है दोहरे वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, India and Spain will celebrate 2026 as a dual year with the focus on culture, tourism and advancement in AI। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे आपको याद रखना है। पूछा जाएगा किस देश के साथ में क्या है, तो ये आपका स्पेन। अगली खबर है, जनवरी 2025 में पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, प्यूमा, पीवी सिंधु प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला बच्चे, हेडक्वार्टर प्यूमा का जर्मनी में है, जर्मन कंपनी है। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम है रुडोल्फ डॉसलर। ठीक है, रुडोल्फ डॉसलर। अगली जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियों को न्यूयॉर्क स्थित विश्व स्मारक निधि WMF के द्वारा 2025 विश्व स्मारक निगरानी में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस न्यूज़ को ब्रेक करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चे, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क में है, इसका नाम है विश्व स्मारक निधि। ठीक है, विश्व स्मारक निधि, इन्होंने क्या किया है कि जो ऐसी साइट्स है जो थोड़ा सा आपका किसी ना किसी वजह से खतरे में है, ठीक है, उनको जो है इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से उनको लिस्टेड किया है। तो भारत से भी 2 साइट को इनके द्वारा लिस्ट किया गया है। तो कौन कौन सी साइट है, एक आपका हैदराबाद में मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें हैं, हैदराबाद में है आपकी मूसी नदी। ठीक है, इसी के किनारे आपका हैदराबाद शहर बसा हुआ है, स्टेट है तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद में मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें हैं और गुजरात में भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ हैं। तो ये जो है आपकी 2 साइट्स हैं जिनको कि नोटिफाई किया गया है या फिर लिस्टेड किया गया है विश्व स्मारक निधि के द्वारा, विश्व स्मारक निगरानी में, ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है। तो ये जो आपके साइट्स हैं बेसिकली ये क्यों जो है आपके यहाँ पे लिस्ट है, तो ये जो स्थल है बच्चे, ये स्थल जलवायु परिवर्तन यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है और जल संकट है, वाटर क्राइसिस है, इसके जोखिम का सामना कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि किसी न किसी दृष्टि से अगर कोई जगह है जो कि किसी न किसी पर्सपेक्टिव से, खास करके इन्वायरमेंट के प्रति, तो अगर इन्वायरमेंट के प्रति कोई जगह है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा खतरे में है, तो उनको जो है लिस्ट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, न्यूयॉर्क बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व स्मारक निधि, इनके द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है बच्चे आपकी 2 साइटों को चुना गया है भारत में, एक आपका हैदराबाद, एक आपका ये भुज आपका गुजरात में है। अगली जो आपकी खबर है ये भी एक म्यूज़ियम है और पहली बार जो है इस तरीके का म्यूज़ियम जो है भारत के अंदर बना है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये देखिए बच्चे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एंड वाडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन वाडनगर आपका गुजरात में है। ठीक है, तो अपनी तरीके के बच्चे आपका पहला संग्रहालय है जहां पर जो विजिटर्स होंगे, आगंतुक होंगे, वो एक पुरातात्विक स्थल का अनुभव करेंगे। तो बेसिकली आपका ये एक म्यूजियम बनाया गया है और म्यूजियम के भीतर बच्चे आपकी जो है जो चीज़ें हैं ना, ये पुरातात्विक, ठीक है, जो पुरातात्विक चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है आपकी जैसे होती है ना, उस तरीके से जो है इस म्यूजियम को क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके का जो है आपका भारत का पहला म्यूजियम है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है ये जो है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है और इसे प्रेरणा कॉम्प्लेक्स वाडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, और वाडनगर आपका कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है, ये आपका वाडनगर में बनाया गया है। इसे इनोग्रेट किया गया हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एक एक नंबर की चीज़ें हैं। ठीक है, और याद रखना है जहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है उसे डिटेलिंग जो बता रही हूँ वो याद रखना, बाकी जहाँ पे नहीं बता रही हूँ जितना बताया जा रहा है उतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।